नमस्कार सर। नमस्कार। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मर के अंदर। दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं श्री नारायण डेयरी फार्म हाउस, जो गांव सिल्ली, डिस्ट्रिक्ट आनंद, गुजरात के अंदर है। दोस्तों, यूँ तो मेरी तरफ से आपको समय समय पे डेयरी फार्मर के ऊपर संपूर्ण जानकारी दी जाती है, पर जो आज आपको जानकारी मिलने वाली है वो काफ़ी यूनिक मिलेगी, क्योंकि सर को गुजरात के अंदर काफ़ी अवार्ड्स मिल चुके हैं और ये गुजरात के अंदर नंबर 1 ब्रीडिंग रैंकिंग में काफ़ी शामिल है। इनको जो गुजरात के मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से भी समय समय पे सम्मानित किया जा चुका है। तो सर, ज़्यादा आपका इंट्रोडक्शन ना देते हुए आप ही अपने बारे में बताइए कि सर आपका क्या नाम है, आपने डेयरी फार्म कब स्टार्ट किया, इसके पीछे कारण क्या था, थोड़ा हिस्ट्री बताइए सर। मैं इधर सदगुरु मंदिर गुरु गादी है जी। उसमें मैं महंत के पोस्ट पे हूँ जी और मेरा कार्यकाल 1989 से शुरू हुआ है। जी ये फार्म मैंने शुरू किया था 2008 में। जी इसके पहले भी 2 बार फार्म कर चुका हूँ जी और 2 बार ज़बरदस्त निष्फल हुआ हूँ। जी फिर मैंने सोचा कि फार्मर के लिए कुछ करते हैं। जी। खेती बाड़ी तो मंदिर का था, हाँ इधर करना ही सब कुछ था। जी। फिर मैं हरियाणा, पंजाब, बारामती, जी। भीलवाड़ी, जी। वो सब जगह घूमा हाँ। और 2 बार फेल हुआ। इसलिए मेरे को लगा कि कोई ऐसा फार्मर हो जो फेल हुए हैं, जी उनसे मिलते। सफल फार्मर को मिलना नहीं है, जी जो निष्फल हुए उनसे मिलेंगे तो कुछ जानने को मिलेगा कि क्या कारण से आप फेल हुए हो। जी जी तो उस पर मैं बहुत घूमा, फिर सब फार्मर का एक्सपीरियंस 180 फार्मर का एक्सपीरियंस मैंने लिया और फिर जब मैं होटल पे आता था तो पूरा बुक लिखता था कि क्या क्या कारण है और किस कारण से फार्मर लोग फेल होते हैं। इसमें 4 कारण मेरे को मिला। जो पहला है ब्रीडिंग, फिर फीड एंड फूडर है दूसरी बात, तीसरा बात आता है हाउसिंग और चौथी बात जो आती है वो मैनेजमेंट है। ये 4 विषय पे अपने को काम करना है। तो मैंने सोचा कि जो चीज़ है, मैनेजमेंट, फीड एंड फूडर एंड हाउसिंग, वो तो हम 1 महीने के अंदर भी खड़ा कर सकते हैं। 2-4 अच्छे फार्मर से मिलेंगे तो भी एक्सपीरियंस हमको मिल जाएगा। लेकिन ब्रीडिंग जो विषय है वो सबसे लॉन्ग टर्म वाला विषय है। इसको कंटिन्यूस आपको मेहनत करनी है, बस उसके ऊपर मेहनत करते रहो। तो शुरुआत में मैं 3 गाय लाया और उससे मैंने शुरू किया। बाद में मैंने सोचा कि उसकी बछड़ी आई, मैं क्या करूँगा, उसका बाप का नाम तो मेरे को मालूम नहीं कि कौन से बुल की बछड़ी है। तो फिर वो बछड़ी मैंने इधर फार्म से सेल कर दी, लोगों को दे दिया मुफ्त में कि ले जाओ, बछड़ी जिसको चाहिए वो ले जाओ। हमारे गांव के जो लोग थे जिनकी परिस्थिति ठीक नहीं थी उनको मैंने बछड़ी मुफ्त में दे दी। फिर उस टाइम मैं सीमेंट कनाडा का सीमेंट आया था, बारामती एग्रो पुणे में। तो वहाँ से मेरे को सीमेंट मिला, वहाँ से वो सीमेंट मैं लाया और वो सीमेंट अपनी गाय पे लगाया और उसकी जो बच्ची आई उसको मैंने बड़ा किया। फिर मैं जो बाहर से जो गाय लाया उसको मैंने सेल कर दिया। अब ये फार्म ऐसा है कि अब पूरी जो नस्ल है वो अपनी खुद की तैयार की हुई है, जो ये फार्म पे तैयार हुई है और पूरी सीमेंट कनाडा की है। उसके बाद मैंने ABS USA का सीमेंट लाया, वो लगाया। उसके बाद अभी CRI का चल रहा था, वर्ल्ड वाइड शायर का भी चल रहा है। जो अच्छे बुल होते हैं वो उसमें से 1-2 बुल का चॉइस करके वो लाता हूँ मैं। और ये जो पूरी नस्ल है वो मेरे फार्म की खुद की तैयार की हुई है यहाँ फार्म पे। तो ये पूरी नस्ल वो है मेरे पास। तो सर, ये प्योर 100% HF है, आपने सफलता मिल गई है सर? 100% HF, हाँ जिसका मिल्क का रिकॉर्ड भी मेरे पास है। हाँ। अब शुरुआत 2008 में मैं बाहर से गाय लाया तो उसका पूरे लैक्टेशन का जो मिल्क था वो 2800 लीटर से आगे कोई गाय नहीं थी। जी। आज की तारीख में पूरे फार्म में जो गाय है 7000 लीटर प्लस है लैक्टेशन का मिल्क, 300 या 305 दिन का इतना है। तो सर, ये कौन से लैक्टेशन की आपके पास गायें हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4th जनरेशन? तक रखता हूँ मैं। 4th के बाद उसको सेल कर दिया। जो उसकी बच्ची आ गई वो बड़ी हो गई, हाँ उसके बाद वो गाय सेल कर दिया। तो फार्म की इनकम भी 2 साइड से होती है, तो मिल्क से भी होती है और सेलिंग से भी होती है और बाहर से गाय मेरे को लानी नहीं पड़ती। अब जो पूरा नस्ल है वो मैंने तैयार किया है और पूरा रिकॉर्ड वाला। जो गाय शुरुआत में लाया था उसकी पीढ़ी पे ही चल रहा हूँ, वो नस्ल मैंने छोड़ा नहीं। जो गाय लाया उसकी 4th जनरेशन आज मेरे पास है। तो सर, इतना डाटा आप कहाँ स्टोर करके रखते हो? क्या आपके पास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो? क्या टेक्नोलॉजी ऐसी है आपके पास, या आप कुछ मैनेजर हायर कर रखा है जो सारा ये डाटा सॉर्टेट करके आपको मतलब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि ये बछड़ी का ये बेटा है, ये 3rd लैक्टेशन का है, ये 2nd लैक्टेशन का है, जिससे क्या है कि क्लेरिफिकेशन भी होने में भी आसानी होए और आपको भी मतलब जो भी कुछ बीमारी भी आए तो उसको भी पकड़ने में आसानी होए कि कौन सी गाय को क्या बीमारी है। तो ये प्रोसेस आप कैसे मैनेजमेंट करते हो, इसके बारे में बताइए थोड़ा। वो जो पूरा डेटा है वो कागज पे रखते हैं, चौपड़े पे रखते हैं। जी जी। उसका पूरा अंदर लिखते हैं। अभी सॉफ्टवेयर की जरूरत मेरे को पड़ेगी 50 लीटर पहुंचूंगा तब। अभी पहुंचा नहीं हूँ 50 लीटर, अभी 48 तक पहुंचा हूँ। 48? जिस दिन मैं 50 में पहुंच गया
और 9,000 लीटर प्लस दूध जिस दिन हो गया, हाँ। उस दिन फार्म में सॉफ्टवेयर से सब चीज लगा वो दी। भी दिन दूर नहीं जब वो 50 दिन लीटर दूर पहुंच नहीं, अब एक आने लीटर वाला है या सर। 150। आपकी मेहनत को सर हम सलाम करते हैं। आसपास भी आपका नाम काफ़ी सुना है मैंने कि काफ़ी मेहनती आदमी हो और समाज सेवा भी करते हो, साथ में भगवान का भी नाम आप जपते रहते हो। तो यही है कि भगवान आपको फल दे रहा है और आप उस पर निरंतर चलते रह रहे हो। इसके अलावा सर आपने कब सोचा, आपके मन में ये कब आया कि ब्रीडिंग ही, जो गाय के अंदर ब्रीडिंग है वो सबसे मेन मुद्दा है, उसी पे इंसान को काम करने की ज़रूरत है। जब तक अपन उस पर काम नहीं करेंगे वी विल नॉट बी एबल टू अर्न प्रॉफिट। तो आपको ये कब समझ में आया सर? जब फार्म चलाना हो, अब मिल्क से ही आप फार्म का कैलकुलेशन करोगे तो आप खोटी करोगे, बिल्कुल उसमें आगे नहीं बढ़ोगे, नफा मुनाफा नहीं होगा जी जी उसके ऊपर आपको ब्रीडिंग पे ऊपर हर रोज मेहनत करनी पड़ती है। बिल जनरेशन बाय जनरेशन आप अच्छी अच्छी नस्ल के जो सीमेन है, जो फैट जिसका अच्छा है, प्रोटीन जिस बुल का अच्छा है, और मिल्क भी जिसका डॉटर एवरेज मिल्क कितना आता है बुल का, वो प्रोवेन जो टेस्टेड बुल होता है ना, वही आप फार्म पे यूज़ करो तो उसकी जो बच्ची आएगी ना वो दूध निकालेगी। और मिल्क ज़्यादा, जितना मिल्क ज़्यादा आएगा ना उतना आपका मुनाफा बढ़ेगा। अगर मिल पे 3,000 लीटर पे अटक गए तो समझो कि उसका ही खर्च निकलेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उससे आगे नहीं जाओ। आप कोई भी गाय चॉइस करो शुरुआत में तो कम से कम 20 लीटर दूध होना चाहिए। 20 लीटर से ऊपर जाओगे तभी आपको कुछ मिलेगा, वरना मिल्क से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ब्रीडिंग पे हर रोज मेहनत करो, फीड और फोडर अच्छा रखो उसके लिए, और मैनेजमेंट जो है ना वो मेन चीज़ है। अगर समझो ब्रीड अच्छी हो गई, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो दूध नहीं निकालेगी ना गाय। फीड एंड फोडर अच्छा नहीं है, दूध नहीं निकालेगी गाय। उसके लिए आपको हर रोज़ सोचना पड़ता है, हर रोज़ मेहनत भी करनी पड़ती है उसके लिए। और आप गाय को भी टाइम दो थोड़ा ना, उसके पास आके बैठो, उसको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वो भी फार्मर को सोचना पड़ेगा। जैसे गाय ला दिया, बांध दिया, दूध निकाल दिया, ऐसे कुछ चलने वाला नहीं। चलो सर, इस जानकारी को अपन आगे जारी रखेंगे। मैं सामने देख रहा हूँ कि यहाँ मिल्किंग पार्लर लग रहा है, गायों का दूध निकल रहा है। तो आप ये मेरे को बता सकते हैं कि पूरा प्रोसेस थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए। जैसे ये गायें यहाँ खड़ी है और अपन सामने देख भी सकते हैं कि ये कितनी गायों के लिए मिल्किंग पार्लर, कितनी मशीन है, एक साथ कितनी गायों का ये निकाल सकते हैं सर आप? ये 4x4 का है। 4 गाय का चुहाई इधर हो जाएगा, इधर उसका चुहाई खत्म हो गया, उसका थन साफ करके केमिकल लगा के फिर उसको उधर मशीन लगाएंगे। ये गाय को फिर केमिकल लगा के उसके अंदर डिपिंग करके फिर उसको निकाल देंगे। तो जैसे 4 गाय आएगी, 4 गाय दूध देगी, 4 निकल जाएगी, फिर 4 आएगी, ऐसे रूटीन चलता रहेगा और 1 घंटे के अंदर पूरा मिल्किंग खत्म हो जाता है। तो मतलब ये एक गाय को दूध निकालने में, जैसे 20 लीटर दूध है किसी गाय का, तो कितना समय लगेगा सर? 7 से 8 मिनट, कोई गाय 10 मिनट भी लेती है। हाँ। लेकिन 7 से 10 मिनट जो है ना, उसको हार्मोन्स कितना टाइम रिलीज होता है अंदर से, वो मेन चीज़ है। पर कोई सर गाय ऐसी है जो 7 मिनट के अंदर 30 लीटर दूध भी निकाल देती है, कोई गाय ऐसी है जो 9 मिनट के अंदर 10 लीटर दूध निकालती है, ऐसा भी होता है। तो आपने कुछ फर्क देखा? पहले आप मैन्युअली निकालते थे, फिर ये आपने मिल्क पार्लर इंस्टॉल किया, इसमें यार उसमें आपको क्या फ़र्क लगा? एक तो आपको लेबर कॉस्ट सेविंग हो रही है, आपको टाइम बच रहा है आपका, उसके अलावा और आपको क्या बेनिफिट मिला सर? उसमें बेनिफिट ये है कि जो मशीन से दूध निकलता है वो प्रॉपर निकलता है और गाय को मालूम भी नहीं पड़ता। ये क्या है, वैक्यूम सिस्टम से निकलता है और आदमी जब चुहाई करता है तो वहाँ से खींच के निकालता है उससे। तो उसका टिश्यू जो अंदर है ना अडर का, वो डैमेज होता है, इसमें डैमेज होने की शक्यता नहीं। और इसमें एक चीज़ और भी है कि 8 से 13% दूध बढ़ जाता है मिल्क। इसके पीछे लॉजिक क्या है सर, साइंस क्या है? वो दूध टाइम टू टाइम निकल जाता है ना, 7-8 मिनट में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उस टाइम दूध पूरा निकल जाता है उसका। और आदमी जब चुहाई करेगा तो 4-5 गाय अच्छे तरह से चुहाई करेगा ना, फिर तो वो थक जाएगा, उसका एनर्जी डाउन हो जाएगा तो दूध जितना निकालना चाहिए वो स्पीड से नहीं निकाल पाएगा। वो चीज़ मेन है कि दूध कितने टाइम में निकल जाता है। 30 लीटर वाली गाय है, अब 15 मिनट उसका लगेगा तो 15 मिनट में तो वो निकालेगी नहीं ना। बिल्कुल सर। तो सर इसको इंस्टॉल करने में कितना कॉस्ट आ जाता है, थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं? एक नॉर्मल ये प्रॉपर्ली मैंने खुद तैयार किया है और ये शेड लगाया और पार्लर हमारे अमूल डेयरी ने दिया था। उस टाइम जो मिल्किंग मशीन है दिलावल का, वो डेयरी देती थी हमको सब्सिडी में, 50% सब्सिडी देती थी अमूल। उस टाइम 62 हज़ार का 2 मशीन आए थे, तो 2 मशीन लेके इधर लगा दिया और पूरा सिस्टम लगा दिया। बिल्कुल सामान्य है, लेकिन उसमें खर्च आया 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपया? 4 लाख। और मेंटेनेंस का कितना रहेगा? क्या मेंटेनेंस आती है इसमें? मेंटेनेंस नहीं आती, मेंटेनेंस तो महीने 1.5 महीने में वो लोग आते हैं कंपनी वाले, वो देख लेते हैं, ऑयल चेंज करना वो कर देते हैं। दूसरा तो कोई मेंटेनेंस उसमें है नहीं। पाइप जो फटी हुआ 750 घंटे में पाइप बदलनी पड़ती है उसकी। तो सर सामने जो ये गाय दिख रही है, अभी हम पूरा इसका प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सामने से गायें आई, अंदर गई, ये आई, उनके थन थे गंदगी के अंदर भरे पड़े थे, तो उनको आपने क्या प्रोसेस रहता है, कैसे दूध निकालने तक इसको क्या क्या इसमें सिस्टम रहता है, क्या क्या इसमें इंस्टॉल होता है, वो बताइए थोड़ा बहुत। हमें केमिकल लगाते हैं पहले सबसे पहले आप थन को धोते हो? थन को पहले केमिकल लगाते हैं। हाँ।
फिर उसके ऊपर जो बैक्टीरिया वो हो जाता है, फिर हाँ। रुमाल या हाँ। टिश्यू पेपर से उसको साफ कर देते हाँ, हैं। साफ करने के बाद उसको मशीन लगाते हैं, मशीन लगाते हो। फिर वो निकाल देते हैं। हाँ, मशीन निकल जाने के बाद डिपिंग कर देते हैं उसका अच्छा, आचार में, तो हाँ। बैक्टीरिया अंदर घुसेगा नहीं 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 घुसेगा। और गाय सीधी इधर से जाएगी, सीधी खाने के लिए जाएगी या इधर खड़ी रहेगी। तो सर जैसे किसी के थन में बीमारी है या कुछ गड़बड़ हो गई तो आपको कैसे पता लगेगा? आप मैन्युअली तो आप चेक करते नहीं, मशीन कैसे बता पाएगी आपको? नहीं, पहले उसका दूध निकाल के नीचे डालते हैं, थोड़ा थोड़ा दूध नीचे निकाल के वो देख लेते हैं हाँ, कि उसमें चिंचड़ कुछ आते हैं हम्म, या सूजन बाउले में है, अडर में सूजन है, जी। वो पहले देख लेते हैं बिल्कुल। और बाद में मशीन लगाएंगे ना। हम्म, और चिंचड़ अंदर नहीं आते दूध में ना, तभी मशीन लगाएंगे। तो चिंचड़ थोड़े भी आए तो रुक जाते, गाय को बाहर निकाल के हैंड से मिल्किंग कर देते हैं, उसको फिर पार्लर में नहीं। अगर वो गाय पार्लर में रही और वही मशीन दूसरी गाय को आपने लगाया तो दूसरी को मस्टर्डिस होने की शक्यता बढ़ जाती बिल्कुल बिल्कुल है, सर। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। काफ़ी इसका सर इसको इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी ब्रेन का भी नॉलेज का भी होना काफ़ी ज़रूरी है सर। ऐसे ही अगर अपन ला के रख दिया, लेबर के भरोसे छोड़ दिया तो ये काम नहीं होने वाला। जब तक आप अपनी खुद की आंखों से इसको निगरानी नहीं रखेंगे तब तक अपन मैनेजमेंट सही नहीं हो पाएगा, तो तब ये सक्सेस नहीं हो पाएगा। 100% इसके पूरा बाद आदमी के ऊपर नहीं छोड़ देते ना, आपको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। गाय को क्या दिक्कत है, गाय कैसे खड़ी रहती है। अगर गाय ने कान नीचा कर दिया तो समझो बीमारी है नहीं उसको, बिल्कुल बिल्कुल पूरा चेतन अवस्था में रहनी चाहिए। बिल्कुल 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 सर। इसके अलावा सर जैसे अपन पहले बात कर रहे थे कि आपके पास कितनी गायें हैं, कौन सा सीमेन यूज़ कर रहे हैं, तो अभी आपके पास कितना लीटर दूध हो जाता है पर डे के हिसाब से, उसके बारे में बताइए सर। अभी मेरे पास 23 गाय मिल्किंग में है, 23 गाय मिल्किंग 23 में। गाय मिल्किंग में है हाँ, और 560 लीटर दूध होता है। 20 लीटर बछड़े का 580 लीटर दूध होता है 23 गाय के मिल्किंग में। 580। इसमें 13 जो गाय है वो अर्ली लैक्टिंग है, अभी भी आई है हाँ, 1-2 महीने में। और उधर जो 13 गाय है वो दूसरी 12 है 13 गाय, वो गाभिन है 5-6 महीना, किसी को 4 महीना, किसी को 6 महीना हो गया है। दूसरे बी ग्रुप में जो है उसमें ग्रुपिंग सिस्टम आपको करने पड़ेगी। जो अभी भी आई है ना वो गाय, उसका दूध ज़्यादा आएगा तो उसके लिए फीडिंग मैनेजमेंट भी अलग से होना चाहिए, तो वो भी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगा। ग्रुपिंग आप बनाओ, 1 से 100 दिन तक की जो गाय है वो एक ग्रुप में रहेगी। 100 दिन से ऊपर हो गई, प्रेग्नेंट हिट में आ गई या प्रेग्नेंट करवा दिया आपने, उसको दूसरी बी ग्रुप में ले लो। बी से वो जाएगी सी में, डी में जाएगी जब पूरा ट्राई हो जाएगी, और फिर ई ग्रुप में जब आएगी तो उसका डिलीवरी हो जाएगी।